के लिए लड़े, जिन्होंने इस देश के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़े, जिन्होंने इस देश के जो अंग्रेजों का हुकूमत थे, जो हमारे गौर गरीब से लगान लेते थे, उसके खिलाफ जो आवाज बुलंद किया, ऐसे शख्स जो हमारे देश में भगवान बिरसा मुंडा इनके प्रतिमा को नमन करते हुए, और जिनके संविधान आप लोग जानते हो, संविधान जानते हो क्या मेरे माता? कोई बताएगा हाथ ऊपर करके संविधान क्या है? क्या हमारा देश किस व्यवस्था से चलते हैं, कोई बता सकेगा? आप लोग बताएंगे? संविधान म्हणजे नियम, हम आपको बताना चाहते हैं। हम उन वंश के लोग हैं, हम उनके खून के लोग हैं, हम उनके पहचान के लोग हैं, जिन्होंने इस देश का बेहतर संविधान बनाया। वो शख्स है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनके प्रतिमा को नमन करते हुए, और जो इस भारत देश में एक लोगों का राजा जिनका परिचय है, इस राज्य के अंदर, देश के अंदर ऐसे शख्स शिवाजी महाराज, इनके भी प्रतिमा को नमन करते हुए आपके बीच में बात रहा। अब मैंने संविधान के बारे में पूछा तो हमारे महिलाओं ने कही शर्म के मारे होगा या सचमुच में नहीं पता होगी, हमें तो मालूम नहीं है। पर जब हमने संविधान पूछा तो नहीं मालूम। हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, हमारा देश को आजाद होने से 75 साल पूरा हो गया। जगह जगह में जश्न मनाया गया है आजादी का 75 साल पूरा होने का। लेकिन हमारा ऐसा कई गांव है, ऐसा कई क्षेत्र है जिनको आज भी संविधान क्या है मालूम नहीं। हमें रामायण में सीता राम का कौन है ये बताया गया है, लेकिन इस देश के अंदर हम लोगों का अधिकार क्या है ये बताया नहीं गया। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। राम सीता का कौन है, ये हमारा जीने और मरने का साधन नहीं है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया, उसके अंदर जो लिखी हुई बात हमारा जीने और मरने का साधन है। आज हमारे बीच में जो हमारे बीच में जन्म हुए, लेकिन उन्होंने हमको क्या संदेश दिया, क्या जानकारी दी है, आज हमको मालूम नहीं है करके आज हमारी ये परिस्थिति है। गंभीरता से सुनो, हाँ जरूरत है। देश आजाद होने के बाद भी 75 साल पूरा होने के बाद भी अगर हमको हमारा मूल अधिकार नहीं मालूम, इससे बड़ी शोकांति का क्या हो सकता है? तो क्या जिम्मेदार आप हैं या जिम्मेदार हम? कौन बताएगा हमें संविधान किसकी जिम्मेदारी था? हमें टीवी में सांस की बहू का रिश्ता पता है। हम बड़े समय निकाल के टीवी देखता है। अगर इसी टाइम पे सांस और बहू की सीरियल चालू होता था तो शायद यहाँ पे महिला भी नहीं आता। लेकिन सांस की बहू ये सीरियल देखने से आपका पेट का प्रश्न नहीं निर्माण होगा, खत्म नहीं होगा करके आप तमाम लोगों को हमारे बीच में जो क्रांतिकारी जन्म लिए, उनके सोच, उनके बलिदान को समझना पड़ेगा। आज जिस बिरसा मुंडा का हमने जिक्र किया है, उम्र के 21 साल में इस देशवासियों के लिए फांसी में चढ़ गया है। हमारे लड़के उम्र के 21 साल में सेंट्रल जेल में चले जाता है लड़की को चिड़ी मारी करते हुए। और ताली बजाने वाली बात नहीं है। बोल तो मेरे लोगों को खुशी हो रही है कि हमारा बच्चा चिड़ी मारी करने को होना। अरे क्या बात है भाई, हम बता रहे क्या ना आप समझ रहे क्या? क्या आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा 21 साल की उम्र में सेंट्रल जेल जाए? ये बताने का यही वजह है, यही कारण है कि देखो
समय पे ना संविधान था, ना उस समय पे कोई टीवी था, उस समय में ना विज्ञान ने प्रगति की, फिर भी हमारे लोग एक जगह आगे, एक जगह होकर संघर्ष किए। वो भी अंग्रेज जैसे हुकूमत जिनके पास तोहफा थे, बंदूक थे, गोली थे, वो हमारे लिए जल जंगल जमीन के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे पहचान के लिए लड़े और शहीद हुए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कोई कर रहे हम कुरकू है, कोई कह रहे हम भलाई है, कोई कह रहे हम मुसलमान हैं, कोई कह रहे हम हिंदू है। कि अगर सबका खून शरीर को काटेगा तो सबका खून लाल है, फिर भी हमारे दिमाग में सोच है कि हम कुरकू है, हम गोल्ड है, हम बलाई है, हम हिंदू है, मुस्लिम है। इस सोच को हमने बीच से खत्म करना पड़ेगा। हम सब लोग एक है, एक ही जाति के लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही सोच के लोग हैं। आज यहाँ पे हर आदमी हर अलग अलग जाति का बैठा है, लेकिन सबकी सूरत में एक जैसा है। भले ही कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ठेंगना है, कोई ऊंचा है, कोई अच्छा दिखता, कोई नहीं दिखता है। हम भी मान लेते कि पूरा लोग तो नहीं सुधरेगा, क्योंकि अगर कुदरत ने किसी को काला बनाया तो किसी को गोरा बनाया, तो कि हर किसी का सोच में भी फर्क है, लेकिन कुछ लोग तो सुधर। हमें मालूम है अगर मोदी जी मशीन भी लाया लोगों को सुधारने के लिए, मशीन में भी डालेंगे, हम फिल्टर होकर समझदार नहीं बनेगा। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जो इन्होंने जो मशीन तैयार की, अगर इस मशीन जो इन्होंने तैयार की, मशीन का मतलब इन्होंने कोई मशीन नहीं, इनके विचार हमारे दिमाग में डालो, इन नन्हे मुन्ने के विचार में डालो, इन युवाओं के विचार में डालो। अगर इनके विचार आपके अगर बुद्धि में चले जाए तो यहाँ पे थानेदार साहब आए ड्यूटी में, आप उनको भी सवाल खड़ा करोगे, यहाँ के कलेक्टर साहब को भी सवाल खड़ा करोगे, यहाँ के एसपी पे सवाल खड़ा करोगे, करके इनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे, हम पूरा मेलघाट घूम रहे, हमारा कल भी सभा है रंगोबली करके गांव, और आपको बताना चाहते हैं रंगोबली वो गांव है मेलघाट का। आपके गांव पे रोड गई, आपके घर अच्छे हैं, आपके घर पे लाइन है, आपके पास मोबाइल है, बात करते आता वीडियो कॉलिंग में पत्नी से भी, और हमारे कोई युवा साथी के पास कोई होगा उधर से तो उससे भी बात हो सकती है। लेकिन उन लोगों की इतनी बुरी समस्या है कि 75 साल होने के बावजूद भी उस गांव पे लाइन नहीं है। अरे हम एक दिन लाइन नहीं रहा तो रह नहीं सकते, 75 साल रहा रंगोबली जैसे गांव। तो सोचो सोचो, अगर आज इन्होंने इन लोगों को समझा होता तो वहां पे लाइन जरूर पहुंच जाता था। लेकिन इन तमाम जो क्रांतिकारी के विचार को नहीं समझे करके वहां पे आज तक लाइन नहीं गई। आपसे विनती है माताओं, इनको बैठाइए, आज समझने की जरूरत है। आज नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे मेरे भाई। हमारे कुछ साथी ने कहा बोलते बोलते कि हमें कुछ वोट के लिए नहीं आए। शायद आप लोगों को मन्ना दार्शिल्य के परिचय नहीं मालूम, तो थोड़ा बता दूं। हम वो शख्स है, मेरा भी माता पिता इसी मनरेगा के तहत में गड्ढा खोदने का काम करता है, करके दुख होता है, करके तकलीफ होता है, करके इस गौर गरीब समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ रहे। भाई वही मन्ना दार्शिल्य हूं जिन्होंने 2019 में आप तमाम लोगों के सपोर्ट से, सहकार्य से, मेरे पास उस समय पे मात्र 365 रुपए था। 365 रुपए में विधानसभा का चुनाव लड़ा मैं। अरे 365 रुपए में ग्राम पंचायत के सदस्य के चुनाव नहीं लड़ सकता, मैंने आमदरकी के चुनाव लड़ा है। आप तमाम लोगों की बदौलत
आप तमाम लोगों के सपोर्ट की वजह से। ये तो मेरा जैसा आदमी का क्या होगा, ये क्षेत्र हमारे जैसे लोगों का नहीं है। लेकिन मन्नादार शिंदे ने वो क्रांतिकारी सोच पैदा की, वो विचार पैदा किए कि आज मेलघाट के हर गांव गली मोहल्ले के अंदर लोग खुद होके कार्यक्रम रख रहे हैं। और हमारा मकसद वही है कि इंसान को इंसान बनाना। हम इंसान है जरूर, कपड़ा पहन रहे, नाच रहे, गा रहे, पर हमारा क्या इस देश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, ये हमें पता नहीं है। ये पता चलना चाहिए, इसके लिए मिशन चला रहे हैं। आप बताइए ना कि क्या है हमारा। हमारे बीच में चुनाव के समय में बड़े बड़े नेता आते, आश्वासन देके चले जाते। आज आप देख रहे होंगे कि चुनाव आते तो हमारे माताओं को, हमारे बहनों को 200 रुपए, 100 रुपए की साड़ियां देते, और हम भी वो 200 रुपए की साड़ी के लिए लाइन पे लग जाते कि दो हमको, दो हमको दो। और जब हमारा समाज में अगर बेटी विवाह होता, जैसा आज तुम्हारे गांव में शादी हुई, तो जब समाज के अंदर शादी होता है तो लड़की का जब साड़ी खरीदने के लिए हम बाजार में जाते तो 5000 के नीचे की साड़ी नहीं लेते, और उसके नीचे का साड़ी अगर दिला तो शादी टूट जाता है, शादी कैंसिल हो जाता है। और इधर 200 रुपए के साड़ी के लिए आप लाइन पे लग रहे हैं। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा हमें साड़ी नहीं चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, हमको घरकुल चाहिए, हमको घर चाहिए। आज आपके गांव आ रहे थे, बड़ा दुख हुआ, अचलपुर तहसील के पास में उच्च शिक्षित लोगों के एरिया में है, फिर भी रोड खराब है। तो सोचिए 75 साल होने के बाद भी अच्छी रोड नहीं है। मनरेगा का काम करके दिल्ली मुंबई जाके एक टू व्हीलर तो खरीद लेते हैं, पर टू व्हीलर चलाने के लिए अच्छी रोड नहीं है। 1-2 महीने के अंदर वो गाड़ी भी खराब हो जाते है, गाड़ी सुधारने के लिए पैसा नहीं है। ये परिस्थिति है हम लोगों का। तो इस परिस्थिति का सामना कैसा करोगे, इसका संघर्ष कैसा करोगे। हमारे किसी गरीब ने कहा कि आपको एक अच्छा सरपंच बनाना पड़ेगा। जैसे उसने कहा कि लड़की देखते तो जब बेटी और बेटा का जब व्यवहार होता है, शादी होता है, हम लड़का वाले का पूरा माहिती निकालता है कि दारू पीता कि नहीं, सिगरेट पीता कि नहीं, काम करता कि नहीं, लिखा पढ़ा है कि नहीं, घर में खेती है कि नहीं, परिवार कैसा है। लड़की वाले भी, लड़का वाले भी निकालता। लड़की काला है कि गोरा है, बातें करता कि नहीं करता, लंगड़ी है कि लूला है, कान बरोबर है कि नहीं, नाक बरोबर है कि नहीं, सब देखा जाता है। तो उसी सोच पैदा करो चुनाव के वक्त भी कि जिन सरपंच को आप बना रहे, जिन ग्राम पंचायत सदस्य को बना रहे, जिन जिला परिषद सदस्य को बना रहे, पंचायत समिति सदस्य को बना रहे, सही में वो बोल सकता है या नहीं, प्रश्न उठा सकता है नहीं, लिखा पढ़ा है कि नहीं, हमारे मुद्दों के लिए लड़ सकता है कि नहीं, डेयरिंग है कि नहीं। हमने ऐसे ही लोगों को बनाया जिनको एक्स फॉर एप्पल नहीं मालूम, XYZ नहीं मालूम, उनको भेजा गया करके समाज का ये हाल है मेलघाट का। हमारे किसी साथी ने कहा कि यूट्यूब में सर्च करो कि मेलघाट में अभी तक के जितने भी विधायक हुए उनका स्पीच है कि नहीं, आपको नहीं मिलेगा। तो मन में सवाल पैदा करो कि विधानसभा के अंदर इन लोग बोलने जाते हैं कि किसी कोपर में बैठने जाते हैं, और जब आपका आवाज विधानसभा के अंदर गूंजेगा नहीं तो आपके गांव में रोड कैसा आएगा, आपका विकास कैसा होगा, आपका उन्नति कैसा होगा। लेकिन हम लोगों को भी खुशी इसी बात का है कि मनरेगा के तहत में 245 रुपए का जो काम मिले उसी में हमारा समाधान है। और सोचिए जो वन अधिकार कानून 2006 में बना,
उस 2006 में कानून में यही प्रावधान है कि आपसे गांव से लग के जो जंगल है, जंगल में जो गौण खनिज है, उसका अधिकार आप ले सकते, मांग सकते। ये 2006 में जो अधिकार कानून में प्रावधान है। किन लोगों को मालूम है 2006 का कानून? कोई बता सकेगा? बताइए, हाथ ऊपर करे, कोई बताएगा? उस कानून के अंदर अगर हमारा कोई पेरियाल होगा जो जड़ी बूटी से इलाज करता होगा, तो वो आदमी बिना परमिशन का रिकॉर्ड कर लीजिए, जो जड़ी बूटी जंगल के अंदर है वो ला सकते, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रावधान है। जाके यहाँ के वन ऑफिसर को सुना दीजिए कि मन्नादार सिंह आके ने यहाँ पे बोला है 19 अगस्त 2014 सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने गेजेट नोटिफिकेशन जारी की और कहा कि आपके क्षेत्र से जो जंगल है, जो अनुपयोगी लकड़ी है, जो सूखी लकड़ी है, जो भी किसी काम का नहीं है, आप ला सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात बताते हैं आपको, आपके क्षेत्र, आपके एरिया में जंगल है ना, है कि नहीं? जंगल का उपयोग लेते हुए नहीं लेते? तो जो वन अधिकार कानून में अगर किसी आदमी को मंडप बनाना है, किसी आदमी को बंकर बनाना है, अगर किसी आदमी को घर बनाने के लिए लकड़ी लग रहे, तो ऐसे तमाम लोग आपके क्षेत्र के रेंजर हो, वन अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड हो, इन लोगों को आप आरजी करें और आरजी करने के बाद 7 से 15 दिन इंतजार करें। उसके बाद अगर किसी प्रकार की अनुमति नहीं देते होंगे तो तोड़ के लेके आना। उसके बाद अगर फॉरेस्ट ऑफिसर ने गुनाह दाखिल करा तो हमारे पास में आना, इनको बता देंगे कि कानून क्या चीज है। लेकिन चोरी नहीं करना। हमारा जंगल है, हमारा क्षेत्र के जंगल है, चोरी करोगे तो गुनाह दाखिल होगा। करके हमें चोरी नहीं करना है। 30 से 35 प्रकार के ऐसी वनस्पति है जिसमें हम लोगों को अधिकार दी, और अधिकार सिर्फ आदिवासियों को नहीं, आदिवासियों के साथ में जो भी जाति धर्म के लोग रह रहे, उन तमाम जाति धर्म के लोगों को भी अधिकार दी है। कई लोगों को गैर समझ है कि वन अधिकार कानून सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आदिवासियों के साथ में जो कई सालों से जंगलों में निवास कर रहे, उन तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए भी उस कानून में अधिकार दी है। वो भी अपना पट्टा मांग सकते, वो भी अपना खेती का अधिकार मांग सकते। अब रहा सवाल ग्राम सभा। कई लोगों ने बताया कि हमारे लोगों को ग्राम सभा क्या है मालूम नहीं। ग्राम सभा आपका ऐसा अधिकार है कि ग्राम सभा में जो निर्णय लेते हैं, तो इस देश का कोई भी व्यवस्था, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे यहाँ का बीडीओ हो, कलेक्टर हो, यहाँ का मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, ग्राम सभा के अंदर जो निर्णय लिया जाता है वो कोई रद्द नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मात्र ग्राम सभा ही उसको रद्द कर सकते, अगर रद्द करना चाहा तो। लेकिन सही में क्या ऐसा होता है? आपस में मत बात करो, ये आपस में बात करने की वजह से ये सब चीजें हो रहे। कैसा होता है क्या? ऐसा हुआ कभी? क्योंकि वेदांता जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 2013 में जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ग्राम सभा जो गांव का है वो इस देश का लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। गांव के लोग दिल्ली और मुंबई में बैठे हुए लोगों के लिए कानून नहीं बनाता है, वो खुद के लिए कानून बनाता है, खुद का अधिकार के लिए कानून बनाता है, खुद
झुक के लिए बात रखता है करके उसे कोई भी रद्दा नहीं कर सकते, ना कि कोर्ट भी नहीं रद्दा कर। ये पावर है ग्राम सभा का। ग्राम सभा में, आपके गांव में ग्राम सभा होता है तो कौन सा दिन होना चाहिए, कौन तय करता है? कोई बताएगा? कौन तय करेगा? ये तय करने वाले लोग भी हम हैं। कलम 9 के तहत में, अनुच्छेद 9 में कहां पे होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, कौन सा दिन होना चाहिए, ये तय करने वाले लोग भी हम हैं। इसकी प्रावधान आर्टिकल 9 में दिया है। अब हम लोगों को घरकुल, किसी को गांव के अंदर घरकुल नहीं मिलता या उसकी यादी से नाम कट जाता है तो वीडियो के पास चले जाता, ये वीडियो साहब मेरे को घरकुल नहीं मिला। वीडियो साहब तो ऊपर कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मन ही मन में हंसता हो कि भाई तू रॉन्ग नंबर पे आ गया, लगाना किधर था ना आया किधर। घरकुल का समस्या मेरा नहीं है, घरकुल का समस्या ग्राम सभा का है। आप लोगों को बताना चाहते हैं गांव से रिलेटेड किसको क्या देना है, किसको पाइप देना है क्या, किसको घर देना है क्या, किसको कौन सा योजना देना है, खेती से लेकर हो, काय से भी लेकर हो, ये भी सिलेक्शन करने का अधिकार ग्राम सभा को दी है। कलम 8 के तहत में दी है। आपको ये जानकारी मालूम है? आपको कोई वीडियो के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मेंबर के पास में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी नेता के पास नहीं जाने की जरूरत है। एक ग्राम सभा ही तय करता है कि किसको योजना देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। लेकिन मेलघाट में, ये आप ही का गांव में नहीं, पूरा मेलघाट में उल्टा चल रहा है। और उल्टा इसीलिए चल रहा है क्योंकि आगे हमने अलग लोगों को भेजा है। अगर आगे अगर हम समझदार लोगों को भेजा होता तो शायद ये परिस्थिति नहीं होती। अब आपको आप बताइए मुझे कि अगर आपके क्षेत्र में डैम बनाना है तो परमेश्वर डैम बनाना है, आप लोगों की जमीन जाती होंगी उसमें, या आपका गांव उठता होगा तो आपके गांव या आपकी जमीन भी यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का कमिश्नर, यहाँ का मुख्यमंत्री, इस देश का पंतप्रधान आपसे छीन नहीं सकते। ये रिकॉर्ड कर लीजिए हमारी बात, जरूरत पड़े तो यहाँ का कलेक्टर साहब को भी सुना सकते आप कि अगर हमारा जमीन छीनना होगा या हमारा जमीन मांगना होगा या हमारा गांव मांगना होगा तो इसकी बात सबसे पहले ग्राम सभा भी होगी। ग्राम सभा अनुमति देंगी। अगर ग्राम सभा को लगा देना चाहिए तो देगा, नहीं लगा तो नहीं देगा। इसका प्रावधान कलम 8(3) में प्रावधान है, लेकिन हम सब लोगों को मालूम नहीं है, हमें किसी को जानकारी नहीं है। और कोई बताता है तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई बोलता क्या बता रहे, तो दिमाग के ऊपर जा रहे। कोई अलग बात होना था तो मजा आता था। अगर आज ही यहाँ पे नाचने वाले को लाया रहता तो लोग नहीं समझते थे, लेकिन लोग विचार कर रहे हैं कौन है मन्नादार सिंह। देखो हम लोग विचारों से बलवान होगा, विचारों से हम जागरूक होगा, करके विचार सुनने के लिए आपको एक जगह बैठना पड़ेगा और एक जगह बैठ के चिंतन मंथन करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग हमारा हक अधिकार के लिए लड़ सकते। आज हमारे क्षेत्र में कई ऐसे एजेंसी, कई ऐसे एनजीओ काम कर रहे हैं और हमारे भरोसे में खुद का उद्धार किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा उन पे भी नियंत्रण करने का अधिकार हम लोगों को दी है, ग्राम सभा को दी है। अगर ग्राम सभा अनुमति देगा तो आपके गांव में काम करेगा, ग्राम सभा ने बोला कि नहीं करना तो नहीं कर पाएंगे। ये पावर है। करके ग्राम सभा के अधिकार को समझो कि क्या है ग्राम सभा
और ग्राम सभा में सबसे बड़ी बात बताते जाता आपको कि 2006 में मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम में दुरुस्ती हुआ 26 के तहत में कि अगर ग्राम सभा के अंदर 20% जो गांव का वोटर है 20% लोग आर्थिक हिस्सों सरपंच और सचिव नहीं देते, ये आरोप लगाता होगा तो डायरेक्ट सरपंच और सचिव को भी पद से बर्खास्त कर सकते, इस तरह की प्रावधान है। 2006 में दुरुस्ती हुई, पर इस कानून हमको नहीं मालूम, इसकी जानकारी नहीं है हमें। अगर ग्राम पंचायत के अंदर, गांव के अंदर किसी भी प्रकार की आर्थिक व्यवहार हो जाता, वो सिद्ध हो जाता होगा तो कलम 57 के तहत में सचिव और ग्राम सेवक दोनों भी दोषी पाया जाता है, दोनों पे निलंबन की कार्रवाई होती है। क्या आपके गांव में ग्राम सभा होता तो क्या ग्राम सभा में सभी अधिकारी कर्मचारी आते क्या? बताइए, आते क्या? आपके गांव में ग्राम सभा हुआ तो पुलिस वाले आए? हाथ बताइए, पुलिस वाले आए क्या? वन विभाग का कर्मचारी आए क्या? पटवारी आया क्या? कुर्सी सहायक आए क्या? लाइनमैन आए क्या? कौन आया? कोई आया? अगर ग्राम सभा ने अगर छूट नहीं दी होगी गांव से रिलेटेड किसी भी अधिकारी कर्मचारी को, तो अनुच्छेद 10 कलम 10 के तहत में सब लोगों के यहाँ पे उपस्थित रहना पड़ता है, ग्राम सभा में अधिकार दी। अगर नहीं आ सकता होगा तो उनको अर्जी देना पड़ेगा ग्राम सभा को कि मेरा पेट दुख रहा, मेरा पत्नी का इलाज करने जाना है, मेरे को आज मैं छुट्टी में हूं, जो भी कारण है उनको बताना पड़ता है। अरे गांव के अंदर अगर किसी पे गुनाह दाखिल हुआ होगा तो हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे पूछने के लिए। आपका भीड़ जमादार को ग्राम सभा के अंदर बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसा प्रकरण है, ऐसे ऐसा हुआ है। जंगल से आपको कुछ लगता है कोई समिति बनाना है तो फॉरेस्ट गार्ड के अधिकारी आता है, वो बताएंगे। हमको लाइन खींचना है, लाइन के एडवांस के बारे में जानकारी लेना है तो ग्राम सभा के अंदर में लाइनमैन बताएगा आपको। किसी को कुर्सी से रिलेटेड किसी प्रकार की योजना लेना है तो कुर्सी सहायक आपको बताएगा। तो करके आप तमाम लोगों से अपेक्षा करता हूं जाते जाते कि अगली बार जब आपके गांव में ग्राम सभा होगी तो गांव से संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारियों को बुलाइए, तब जाके एक बेहतर ग्राम सभा दीजिए। और आपस में बिल्कुल झगड़ा मत करना। ये तो हम लोग एक ही दिन में क्रांतिकारी बन जाता, दूसरे दिन खत्म भी हो जाता। पिक्चर हुई है, एक दिन जोश में आ जाता, साला मन्ना ने ये बताया ऐसा करना है, वैसा नहीं। अगर 75 साल के बाद में अगर हमको कुछ बातें समझ में आ रहा तो लेट ही होगा ना। अब बच्चा पैदा हो गया तो डायरेक्ट चलेगा थोड़ी, और समय लगता उसको भी। तो ये सब चीजें कदम उठाने के लिए भी पहले पूरी जानकारी हासिल करे, पहले पूरी माहिती हासिल करे। ये तो यहाँ से जाने के बाद किसी लोगों को लगेगा ये तो भड़का के गया, ये तो गलत जानकारी दी, तो भैया ऐसे अगर किसी को लगता होगा तो वो हमें स्पेशल मिलने मत आना, एकदम बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करना, ये तो एक आधा टीवी में बुलाना, हम बता देंगे उसको कानून क्या चीज है। बड़ी बात बोलने के लिए नहीं आए। हम इस घोर गरीब जो देश के आखिरी पंक्ति में है, जो विकास के राह पर है, जो उम्मीद कर बैठे हैं यहाँ के नेताओं से, इस देश की व्यवस्था से कि सही में हमारा विकास होगा, क्या हमारा उन्नति होगी, ये अपेक्षा करके बैठे हैं। हम सब लोग टीवी के जरिए से देख रहे हैं कि राज्य के अंदर सूरत से गुवाहाटी सफर करके सत्ता भी बदल गए, लेकिन हमारे लोगों के हाथ में कुछ नहीं आया।
क्या सरकार बदला तो आपके हिस्से में कुछ आया क्या? कि किसी को घर मिला, किसी के बेटे को नौकरी लगा? हम काला था तो गोरा हो गया क्या कोई? हमारे गांव में रोड बनी, लेकिन जिनका फायदा होना चाहिए था, जिनका उद्धार होना चाहिए, वो खुश है। लेकिन हम भी खुश हैं क्योंकि हमें विकास नहीं चाहिए, हमें झंडा और डंडा चाहिए। कोई बीजेपी का झंडा तो कोई कांग्रेस का झंडा, कोई फलाना का झंडा। वो झंडा का भी मतलब नहीं मालूम। चलिए झंडा किस काम का? देश के अंदर, क्षेत्र के अंदर एक ही झंडा है, वो तिरंगा है। तिरंगा से बढ़कर कोई झंडा नहीं है। लेकिन हमें खुद से छोड़ो, अपना अस्तित्व तो छोड़ो, लेकिन पार्टियों की नेता की अस्तित्व का, उनके लिए लड़ रहे, आपस में झगड़ा कर रहे। नहीं मैं बीजेपी को हूं, मैं कांग्रेस का हूं। अरे भाई तू कोई का नहीं है। बाद में ये लोग भी नहीं पूछेगा तो किधर से आया ना कहां से गया। हमारा क्या है? हमारा विकास कैसा होगा, हमारा उन्नति कैसा होगा, इसकी बात करो। आज अगर हमारे क्षेत्र में अगर कोई आदमी आमदार बन रहा होगा तो कोई पार्टी के बदौलत नहीं है, किसी नेता के बदौलत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अगर जिक्र नहीं की होगी, अनुच्छेद जो 30 और अनुच्छेद 330 और 332 में अगर जिक्र नहीं की होती, हमारा आज भी आमदार कभी नहीं बन पाता था, ना खासदार बन पाता था। ये सब भी बाबा साहेब अंबेडकर की दीन है। लेकिन चुन के हमारे बीच से जाते हैं और जाके पार्टियों में वोट में बैठ जाता है और समाज को भूल जाता है। ये परिस्थिति है, ये सत्यता है। करके हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हमारा हक क्या है, अधिकार क्या है। आप बताइए मुझे, क्या आप आपके क्षेत्र के रेती ला सकते? क्या लाते? क्या रेती तो रॉयल्टी देना पड़ता होगा ना। अगर किसी आदमी को घरकुल मिला होगा, घरकुल किस किस को मिला? कि मिला ही नहीं है? मिला क्या? तो हाथ के ऊपर नहीं करा। मैं नहीं, घर नहीं मांगूंगा आपसे। मिला के घरकुल मिलेगा? तो रीति पैसे से लाए कि फुकट में? घर ही नहीं मिला, बड़ा वांदा ही दिख रहा। फिर कैसा होगा? फिर जिन लोगों को घरकुल मिला है या जो परिस्थिति से एकदम पिछड़ा है, बिल्कुल गरीब है, तो उस आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए 5 अक्टूबर 2018 में एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा कि 5 बरस रहती अब फ्री में ला सकते हैं। ये प्रावधान की है, मालूम है आपको? लेकिन बोलते ही कृष्ण आदमी को नहीं, मकान वाले को। ये तो मकान वाले भी लेके चल जाएगा। मन्ना ने बताया, तुम भी जेल में जाएंगे ना, मेरे को भी लेके जाएंगे। जिसको घरकुल मिला, जो गरीब है बिल्कुल, उनके लिए रेती, गिट्टी, मुरूम के लिए आप रॉयल्टी देते क्या? आपको जानकारी दे के जाता हूं, जिसको घिट्टी लगता होगा, मुरूम लगता होगा अपने घर के सामने या घर के अंदर या कुओं को बुझाने के लिए, तो यहाँ का तहसीलदार साहब को बोलना कि 12 जनवरी 2018 का अधिसूचना पढ़िए, उसमें साफ कहा है कि बिगर पैसा लेके अब 2 बरस तक दो। लेकिन उसका भी आपको अर्जी करना पड़ता। बिगर अर्जी का करेंगे तो ट्रैक्टर भी जाएंगे ना, आप भी जाएंगे। अर्जी करना पड़ेगा, 7 दिन तक इंतजार करना, तहसीलदार साहब को आपको अनुमति देना पड़ता है और उसकी अनुमति के बाद लेके आना बिगर पैसे का। और किसी को ये सब चीजें की जानकारी अगर होना तो मेरे से संपर्क करे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अर्जी करें और जाते जाते
हमारे यहाँ पे गौली भाई के भी लोग हैं। अब जाते जाते एक बात याद आई 2019 की, कि 2019 में हमारे भूमि में, हमारे क्षेत्र में देश के बड़ा नेता आया था अमित शाह जी। शायद आपने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, लेकिन टीवी में देखा। बहुत बड़ा मोटा आदमी है, सिर पे बाल नहीं है, इसका मतलब गलत नहीं है, नहीं है। अमित शाह जी आए और अमित शाह जी ने 2019 में मैंने सुना था कि हमारे धारनी में हाई स्कूल के मैदान में एक बड़ी सभा हुई और उसमें उन्होंने कहा कि जो मेलघाट के जो गौली भाई है, जो आदिवासियों के बाद में जो सबसे बड़ी ज्यादा संख्या में अगर मेलघाट मतदार संघ में जो है तो गौली भाई है, तो उनके लिए हम इस मेलघाट की भूमि में दूध डेयरी बनाएंगे। ये आश्वासन दी था। हमारे गौली भाई बड़ा खुश हो गए कि देखो हमारी ताकत, देखो हमारा शक्ति, देखो कि अमित शाह जी भी बोलने लगे कि दूध डेयरी बनाएंगे। लेकिन हमें बोलना पड़ेगा गौली भाइयों से कि दूध डेयरी तो बनाएंगे, लेकिन हमारे भैंसी को चराने के लिए जंगल में अनुमति नहीं, तो भैंसी दूध ही खा से देंगे, तो दूध डेयरी में हम कब बेचेंगे? तो पहले हमें बोलना पड़ेगा कि हमको जंगल चराने के लिए जगह दो, हमारा भैंसी खाएंगे तो बहुत सारा दूध देंगे। हमारा तो परिस्थिति ऐसा हो गया कि अभी भैंसी को बेचना पड़ रहा है, लेकिन हम खुश हो गए। हमें दूध डेयरी की आवश्यकता नहीं है, हमें जंगल की आवश्यकता है, हमारे जानवरों को चराई क्षेत्र की आवश्यकता है। तो आने वाले दिनों में ये मांग हमको रखना पड़ेगा। आपका आश्वासन तो दिए, दूध डेयरी भी नहीं बनाना, जंगल भी चराई भी नहीं बना, चराई के क्षेत्र भी नहीं बना। और दूसरी बात, जाते जाते और एक बात बता के जाते कि हमारे क्षेत्र में एक भयंकर समस्या चल रहा है। आप तमाम लोगों को मालूम है कि हमारे मेलघाट से ऐसे गांव पुनर्वसन के नाम पे विस्थापन हो गया। भले आपका गांव नहीं होगा आज पुनर्वसन के नाम पे विस्थापन के यादी में, पर हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा कोई भाई है, कोई हमारे जाति का व्यक्ति है, कोई हमारे धर्म का व्यक्ति है। आज हम आपको बताना चाहते हैं, पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन किया गया। वहां से कोरकू उठे, वहां से गोंड उठे, वहां से गौली उठे, और हम भी खुश है कि सरकार हमें पुनर्वसन के नाम पे मुआवजा दिया जा रहा है। 10 लाख 15 लाख तैयार हो रहे हम भी, हमको भी लग रहे हम पड़तोड़ा में आ जाएंगे, अमरोती में आ जाएंगे, गाड़ी ले लेंगे, घोड़ा ले लेंगे। अरे भाई, हमारे गाड़ी और घोड़ा में कोई यहां नहीं बैठ रहे तो अमरोती में कौन बैठे? लेकिन हम उठ के जा रहे हैं। और आपके लिए जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, आदिवासियों को भी ये लग रहा है कि हम प्लेन में जाएंगे तो सुधर जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इस देश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर एक सोच चल रहा है, एक विचार चल रहा है कि यहाँ के आदिवासियों को निकालो, यहाँ के गौलियों को निकालो, यहाँ के अन्य जाति के लोगों को निकालो। आप यहाँ पे हो तो आदिवासी हो, यहाँ से जाने के बाद आप आदिवासी नहीं रहोगे। यही बीजेपी की गवर्नमेंट हो या शिवसेना की हो या कांग्रेस की सरकार हो, यहाँ से उठने के बाद 10 से 15 साल होने के बाद इन्हीं के सरकार आपका सर्वे करेगा कि जो मेलघाट से जो पुनर्वसन हुए हैं, जो पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन हुए, जो आदिवासी है, जो गौली है, जो आदिवासी है, वो सही में आदिवासी है कि नहीं है। तो 10 से 15 साल के बाद सिद्ध हो जाएंगे कि आप आदिवासी नहीं है। अब क्यों? आज देखो, आप आपकी संस्कृति, रीति रिवाज, सभ्यता के साथ में हमारा सम्मान किया, फिर भी जो संस्कृति सभ्यता होना चाहिए थे जो धरती के अंदर है, वो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि आप हमसे दूर है। अगर उपखेड़ा में हमारा संस्कृति और सभ्यता का ये हाल होगा तो हम अमरोती और नागपुर जैसे में जाएंगे तो क्या हाल होगा? आपकी संस्कृति खत्म, आपके रीति रिवाज खत्म, आपकी परंपरा खत्म, आपकी भाषा खत्म, तब खाएगा आदिवासी हो। तो आपका बेटे के पास, हमारा पास में जो 7 तक के रिजर्वेशन है नौकरी में लगने का, वो भी खत्म हो जाएगा। इसका एक साजिश चल रहा है।
अब गोली भाई के भी वही हाल है। हम यहां से अगर चले जाओगे, हम भैंसी पालना छोड़ देंगे, हम दूध बेचना छोड़ दोगे, अगर हमारे पास भैंसी नहीं है, हमारे पास दूध का धंधा ही बंद हो गया, तो हम कहां के गौली लोग हैं? हमारा भी पहचान खत्म। तो हमारा जो पहचान था इस देश के अंदर गौली है करके, जो भी हमको रिजर्वेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि शहर में कहां पड़ा चराओगे? इधर ही तो चराई का वांदा है, उधर तो ज्यादा वांदा है। तो इस देश के अंदर हम जो गरीब तबके के जो लोग हैं, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, सभ्यता को खत्म करने की एक साजिश चल रही है। और आपको बता के जाते हम, अगर हमारा मंत्र सुनोगे तो मेलघाट में जन्म लिए किसी भी जाति धर्म के लोगों को पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन नहीं किया जा सकता। अगर किसी गांव में अगर पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन करते तो सबसे पहले कलेक्टर साहब को बोलिए कि हम यहां से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे गांव के जो बाजू में जो हमारे पूर्वज जो जिस भूमि में दफन हुए हैं, जो गड़ाया है हम जिसको, उसका भी पुनर्वसन करें। हमारा गांव के बाजू में अगर हम किसी जंगल या किसी झाड़, किसी नदी का पूजा करते होंगे तो उसका भी पुनर्वसन करें। किसी पत्थर को अगर हम भगवान मानते हुए गांव के पास में, उसका भी पुनर्वसन करें। किसी झाड़ का पूजा करते होंगे हम, उसका भी पुनर्वसन करें। तो झाड़ को तो नहीं लेके जा सकते, नदी को तो नहीं लेके जा सकते, दफने हुए लोगों को तो नहीं ले सकते, क्योंकि वो सबको अगर लेके जाएंगे तभी हमारा संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जिंदा रह सकते हैं। और वो हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जब तक जिंदा है तब तक इस देश के अंदर हमारी पहचान है, वरना खत्म हो जाएगी। जो एक माहौल पैदा किया जा रहा है देश के अंदर समान नागरिक कानून का, तो ये संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को खत्म करके ये कानून को लागू कराना है। तो आप वादा करो हमसे कि आज से सब लोग एक होकर रहेंगे, आज से सब लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में बैठ के ही गांव का विकास और उन्नति के लिए निर्णय लेंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे, एक बेहतर ओपटखेड़ा का गांव का निर्माण करेंगे कि यहाँ का हर आदमी को रोजगार मिलेगा, यहाँ का कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा, यहाँ का कोई आदमी पे शोषण नहीं होगा, यहाँ का किसी आदमी पे अत्याचार नहीं होगा, किसी के साथ में गलत होता होगा, शोषण होता होगा, अन्याय होता होगा, कोई अधिकारी कर्मचारी धमकाता होगा तो पूरे गांव के लोग उसको साथ दो। ये इंसानियत है। अरे हमारे से तो कुत्ते अच्छे हैं, एक कुत्ता ने भौंका कारण भी नहीं मालूम, लेकिन बाकी के कुत्ते भूखने लग जाते हैं। हमारा तो बाजू वाले को तकलीफ हो तो तीसरे वाला घर भी बांध लेता है। नहीं 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 नहीं, अपने को इनके लफड़े में नहीं पड़ना, इन कुत्ते लफड़े में पड़ जाते हैं। तो सीखो, जो जानवर को सबसे हम एकदम अलग समझते, आज साला कुत्तों को हका लो, वो भी हमको संदेश दे रहे भौंकने के जरिए से। लेकिन हमारे पास में आंखें होने के बाद, हमारे पास में दिल होने के बाद, हमारे पास में विचार होने के बाद, हमको एक इंसान होने के बाद हमें नहीं मालूम करके एक इंसानियत पैदा करो और आपस में झगड़ा छोड़ो। आज ये लोग आज हमारे बीच में नहीं है, कई साल हो गए इन लोग को छोड़ के। अरे ये लोग मर के भी जिंदा है, हम जिंदा हो के भी मरे हैं, ये परिस्थिति है। करके अभी सुधर जाओ सब लोग, और सब लोग एक जगह हो। आप जो आज इस कार्यक्रम में नहीं आए, नहीं आना हुआ, उसको भी संदेशा दो, उसको भी बताओ। और अगर आप लोगों के विचार होगा तो फिर से आएंगे आपके भूमि में। लेकिन हमारा यही विनंती है कि आप तक आप बटे हुए हैं, लेकिन आप सब लोग एक हो, क्योंकि सवाल आदिवासियों का नहीं है, सवाल गौड़ियों का नहीं है, सवाल किसी जाति धर्म का नहीं है, सवाल हम सब लोगों का है। हम सब लोग इस देश में रहने वाले, इस क्षेत्र में रहने वाले, इस गांव के लोगों का है। करके आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनंती है, उम्मीद करता हूं मेरे जैसे गरीब जो सामान्य कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में कि आशा करते हैं कि सही में आने वाले दिनों में ये पोपटखेड़ा एक बदलाव की ओर पहुंचेगा।
बदलाव होगा और जन जागृति का एक मिसाल पैदा करोगे आप, ये अपेक्षा करते हैं आप लोगों से। और जो आप लोगों ने जो सुना हमें और समझे हमें, कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे, कुछ लोग समझ भी गए होंगे, तो उम्मीद करता है कि आप सब लोगों ने हमें समझे, हमारे विचार को समझे और आप इसी विचार की दिशा में काम करेंगे। जाते जाते एक पंक्ति आप लोगों के बीच में सुना के जाता हूं। ये वक्त भी बदलेगा, ये समा भी बदलेगा, ये तस्वीर भी बदलेगा, सिर्फ अगर हम बदल जाए तो सारा जमाना बदल जाएगा, सारा जमाना बदल जाएगा।